बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सारे ठीक होंगे। आज जो हमने डिस्कशन करनी है वो डेडलॉक डिटेक्शन के ऊपर है। आज इंशाल्लाह हम अपना ये चैप्टर वाइंड अप कर लेंगे डेडलॉक का। डेडलॉक डिटेक्शन के अंदर बेसिकली तीन काम होंगे। अलाउ टू सिस्टम टू इंटर डेडलॉक स्टेट। आपका सिस्टम जो है वो डेडलॉक स्टेट में चला जाएगा। डेडलॉक समझ नहीं है ना, कि हर प्रोसेस दूसरे आप कह लें रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। एक प्रोसेस कहता है मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं रहे, वो किसी और ने होल्ड किए हुए हैं। जैसे हमने प्रिंटर की एग्जांपल लेते रहे हैं कि एक प्रिंटर है, प्रिंटर एक है, शेयरेबल रिसोर्स है। अब अगर किसी और प्रोसेस ने उसे ऑक्यूपाई किया हुआ है और दूसरा प्रोसेस भी उसकी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो तो डेडलॉक स्टेट में जा सकते हैं और वो फ्री नहीं कर रहा है। तो ऐसे कहते कैसे, सॉरी, इसके अंदर हम देखेंगे कि अब हम इस डेडलॉक के अंदर कैसे, यानी कि हम डेडलॉक हो जाता है अक्सर, फिर हम कैसे डिटेक्ट करते हैं एल्गोरिदम को, वो डेडलॉक को। उसके बाद हम देखेंगे रिकवरी कैसे करनी है, यानी कि डेडलॉक तो हो गया, हमें पता भी लग गया, अब हम रिकवर कैसे करें, उन चीज़ों को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले सिंगल इंस्टेंस फॉर ईच रिसोर्स टाइप। ठीक है, यानी कि हर रिसोर्स जो है उसके इंस्टेंस एक है, कॉपी एक है, एक से ज़्यादा कॉपी नहीं है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर जब एक से ज़्यादा रिसोर्स हो जाएंगे, तो अगर आपको बैंकर्स एल्गोरिथम लास्ट टाइम वाला याद है, तो वही वाला सीन हम इस पर भी अप्लाई कर देंगे। अब देखें, मेंटेन वेट फॉर ग्राफ हम क्या करते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ अगर आपको याद हो, हमने वो पढ़ा था रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो उसके अंदर हमने रिसोर्सेज को बताया हुआ था कौन सा रिसोर्स किसके पास है और कौन सा उसे ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी वो यही बताता है, कहता है जी नोड्स आर प्रोसेसेस। जो नोड्स हैं उन्हें हम प्रोसेस कह देंगे कि ये हमारे पास प्रोसेसेस हैं। उसके बाद पी आई टू पी जे, इफ़ पी आई इज़ वेटिंग फॉर पी जे, यानी कि आप सिंपल ये कह लें, सिंपल सी, अगर आगे आप एक डायग्राम देखेंगे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि हमने क्या करना है। हमने वो जो रिसोर्स का आप कह लें, वो जो हम रिसोर्स जिसे रिप्रेजेंट करते होते थे, बॉक्स सा, अगर आपको याद हो, हम बॉक्स सा वो बताते होते थे कि ये जो रेक्टेंगल है ये रिसोर्स के लिए है, वो जो सर्कल था वो प्रोसेस के लिए था। उनको रिमूव कर देना है। हमने रिसोर्स वाली जो हैं चीज़ें उन्हें ख़त्म कर देना और हमने डायरेक्ट उन्हें प्रोसेस को या नोड्स को एक दूसरे के साथ लिंक कर देना है। सिंपल सा हमने यही काम करना होगा। अब कहता है periodically invoke an algorithm that searches for a cycle in the graph if there is a cycle there exists a deadlock। वही बात, अगर साइकिल क्रिएट हो गया है, ठीक है, एक सर्कल सा क्रिएट हो गया, साइकिल क्रिएट हो गया, तो वो डेडलॉक स्टेट में चला जाएगा। एन एल्गोरिदम टू डिटेक्ट अ साइकिल इन अ ग्राफ रिक्वायर एन ऑर्डर ऑफ एन स्केयर ऑपरेशन। तो वो कहता है जी हमें डिटेक्ट करने के लिए साइकिल को, तो हमें ग्राफ जो है रिक्वायर एन ऑर्डर ऑफ एन स्केयर ऑपरेशन, उसे एन स्केयर ऑपरेशन रिक्वायर्ड होते हैं। एन नंबर ऑफ नोड्स हैं बेसिकली आपके, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, वर्टिसेस आप कह लें इन द ग्राफ, ग्राफ के अंदर जो आपके वर्टिसेस होंगे वो बेसिकली आपके एन होंगे। तो ये कहते हैं जी एक्सपेंसिव हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है ये बहुत, तो यानी कि ना टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है और रिसोर्स वगैरह के हवाले से भी ये हमारे लिए एक्सपेंसिव है। उसके बाद देखें अब वो वेट फॉर ग्राफ। वेट फॉर ग्राफ इसे हम कहते हैं, हम देखेंगे हम कैसे करते हैं। अ डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम दैट यूजेस अ वेरिएंट ऑफ द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ कॉल्ड वेट फॉर ग्राफ। ठीक है, डिटेक्शन एल्गोरिदम है जो यूजेस करता है वेरिएंट ऑफ द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेट फॉर ग्राफ। अब इसके अंदर करना क्या है, रिमूव द रिसोर्स नोड। वही बात जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, हमने रिसोर्स को रिमूव कर देना है। कोलैप्स द अप्रोप्रिएट एज, और जो एजेस मिलते हैं उन्हें आपस में मिला देना है। एन एज फ्रॉम पी आई टू पी जे इम्प्लाइज दैट पी आई इज़ वेटिंग फॉर पी जे, यानी कि हम पहले करते थे, बल्कि आप आगे डायग्राम देखें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये देखें, ये क्या है कि जी पी आई जो है, पी वन जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है आर वन की, और आर वन किसके पास है, पी टू के पास। पी टू रिक्वेस्ट कर रहा है आर थ्री की, और आर थ्री किसके पास, पी फाइव के पास। ठीक है, याद आ गया आपको रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। अब इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को हमने वेट फॉर ग्राफ में कैसे चेंज किया। ये जो रिसोर्स बने हुए हैं हमारे पास, इन्हें ख़त्म कर दें। अब पहले देखें, मैं इसे ख़त्म करता हूँ, आप ये ध्यान से देखिएगा। आर टू कौन किसके पास है, पी वन के पास,
और चाहिए किसे, P4 को, P4 को R2 चाहिए और R2 किसके पास, P1 के पास। वो कहते हैं यार ये जो आप रिसोर्स बीच में बना के रखा है आप इसे ख़त्म करें, इसे डायरेक्ट इसकी तरफ कर दें कि यार जो P1 के पास रिसोर्स है वो P4 को चाहिए। ये देखें P4 का एरो उसने उसकी तरफ बना दिया, यानी कि जो P1 के पास रिसोर्स है वो P4 को चाहिए और जो P1 को रिक्वायर्ड है वो P2 के पास है। ये देखें P1 किसके लिए वेट कर रहा था, इस R1 के लिए। बात समझ आ रही है, R1 के लिए वेट कर रहा था और R1 किसके पास है, P2 के पास। तो उसने कहा जी ये बीच में इसे ख़त्म करें, P1 को डायरेक्ट इसके साथ करते हैं, वेट फॉर ग्राफ बनाएं इसका। हमें वो रिसोर्सेज वगैरह मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता है, क्योंकि देखें इसका बेसिकली ये पर्पज़ क्या है कि जी हमारे पास जब कॉपी एक है, ठीक है, हमें पता है एक कॉपी है, तो हमें ये रिसोर्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं, हम डायरेक्ट उनको आपस में लिंक कर सकते हैं। सॉरी। अब यहाँ पे देखें यही वही बात यहाँ पे बता रहा है कि जी हमने इसको भी इसके साथ किया है। ये P2 जो है वो रिक्वायर्ड कर रहा था R3 को, R3 P5 के पास था तो उसने उसके साथ डायरेक्ट उसे लिंक कर दिया। अब देखें सेवरल इंस्टेंस की बात आ गई, वो किसकी थी, सिंगल इंस्टेंस की। अब हम बात करेंगे सेवरल इंस्टेंस की, यानी कि मल्टीपल कॉपीज़ की। मल्टीपल कॉपीज़ की हमने लास्ट टाइम भी बात की थी बैंकर्स एल्गोरिदम के अंदर, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होनी है। अगर किसी बच्चे ने वो वाला लेक्चर नहीं सुना हुआ बैंकर्स एल्गोरिदम का, वो वहाँ पे सुन ले, उसकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि अवेलेबल क्या है। अब मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लूँगा कि जी ये अवेलेबल क्या है, लोकेशन क्या है, रिक्वेस्ट क्या है, क्योंकि ये लास्ट टाइम मैंने पढ़ा हुआ है। मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूँ, अवेलेबल ये है कि हमारे पास इस टाइम रिसोर्स कितने फ्री पड़े हुए हैं, कितने रिसोर्स हमारे पास टोटल फ्री पड़े हुए हैं। एलोकेशन का मतलब है कितने हमने एलोकेट किए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 10 किताबें लेके आया था, तो एक एग्ज़ाम्पल समझ लें, 10 किताबें लेके आया था, मैंने 5 किताबें 5 स्टूडेंट्स को दे दी, तो अब मेरे पास अवेलेबल कितनी है, 5, यानी कि फ्री 5 है ना, ये फ्री 5 है, और एलोकेट कितनी की हुई है, 5, लेकिन आगे बच्चे बैठे हुए हैं 20, यानी कि रिक्वेस्ट, यानी कि जितने की डिमांड है वो है 20 की। तो अब इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं कि कैसे हमने करना होता है, जैसे हमने बैंकर्स एल्गोरिदम के अंदर सेम एज इट इज़ वो यहाँ पे अप्लाई होगा। ये डिटेक्शन एल्गोरिदम है, इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। वही बातें हैं कि जी वर्क अगर अवेलेबल के बराबर है, बेसिकली अवेलेबल और वर्क एक ही चीज़ है उसने बताया यहाँ पे। उसके बाद उन्होंने बताया लूप लगा दें यहाँ पे, और जहाँ पे एलोकेशन नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन फिनिश कर दें हम, यहाँ पे फिनिश नॉट इक्वल टू फॉल्स हो। रिक्वेस्ट अगर लेस है वर्क से तब हम ये काम करेंगे, अगर रिक्वेस्ट ज़्यादा है वर्क से तो हम ये काम ही नहीं कर सकते, ठीक है। और जब वो फ्री करेगा, ये वही बात, जब वो फ्री करेगा तो वो एलोकेशन जो से पहले हुई थी वो वर्क के अंदर अवेलेबल के अंदर ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसे, हमारे पास 5 प्रोसेस है P0 से लेके P4 तक। उसे कहा जी A के पास 7 इंस्टेंस है, B के पास 2 और C के पास 6 है। ओके हो गया। अब ये एलोकेट हुए हुए हैं A B C P0 को क्या क्या एलोकेट है, 0 1 0। रिक्वेस्ट इसकी कितनी है, 0 0, किसे कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, तो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखें P0 एग्जीक्यूट हो गया। अब जैसे ही एग्जीक्यूट हो गया तो इसका ये काम हो गया, ये फ्री हो गए, ये वाले, ये फ्री होके किसके अंदर ऐड हो जाएंगे, इसके अंदर वर्क के अंदर अवेलेबल के अंदर ना, क्योंकि इसका काम तो हो गया, जो इसने पहले एलोकेट किए हुए थे वो फ्री हो गए, तो फ्री हो गए 0 1 0 इसके पास आ गए। ओके हो गया। उसके बाद आगे देखें, एक मिनट, अब आगे देखें कौन सा एग्जीक्यूट होगा, क्या P1 एग्जीक्यूट हो सकता है, देखें ज़रा, इसे चाहिए 202 और हमारे पास कितने, 10। आप चलिए ऐसे कर लें, वैसे हम देखते हैं ए से कितने चाहिए, बी कितने चाहिए और सी कितने चाहिए। ए से चाहिए 2, लेकिन हमारे पास ए है ही नहीं 2, तो हम इसे कर ही नहीं सकते। लेकिन इस तरह भी कर सकते हैं कि ये बड़ी रकम है, ये छोटी रकम है, ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। अब इसके ऊपर आ जाए P2 को कुछ चाहिए नहीं, उसकी कोई रिक्वेस्ट ही नहीं, वो कहता है नहीं मुझे कोई नहीं चाहिए है, कोई एडिशनल रिसोर्स नहीं चाहिए, तो हम P2 को एग्जीक्यूट कर देंगे। ये देखें P2 एग्जीक्यूट हो गया। सीक्वेंस, अक्सर बच्चे ये सीक्वेंस पूछा जाता है कि जी वो सीक्वेंस बताएं प्रोसेस किस तरह एग्जीक्यूट होंगे, तो ये सीक्वेंस, और एक बार याद रखिएगा ये हरफ आखिर नहीं है कि सीक्वेंस एक ही होगा, मल्टीपल सीक्वेंस हो सकते हैं। उसके बाद अब देखें P3, P3 एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसे 100 चाहिए थे और हमारे पास 313 थे, तो हमने इसे एग्जीक्यूट कर दिया। और जो इसके पास थे 211 वो फ्री होके 313 के अंदर ऐड हो गए।
ठीक है, ये देखें। अब यहाँ पे देखें, इसे कितने चाहिए थे 100, हमारे पास कितने थे 313। ठीक है, यानी कि हम इसे एग्जीक्यूट कर देंगे। इसे जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया, जो इसे पहले मिले हुए थे, एलोकेट हुए थे, वो तो फ्री करेगा क्योंकि इसका काम हो गया। इसने वो हमें फ्री करके वापस कर दिए जो इसके बाद पहले एलोकेट थे। तो हमने 211 और 313 को ऐड किया, तो देखें, एक मिनट, ये देखें, तो 524 हो गए। अब देखें किसको एग्जीक्यूट करेंगे, P4 को एग्जीक्यूट कर दिया हमने। ठीक है, क्योंकि इसकी सिर्फ 2 की डिमांड थी, हमारे पास 524 है, हमने वो एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद हमने P1 को लास्ट में एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये हमारे पास सीक्वेंस आया। उसके बाद कहता है जी अदर पॉसिबल फिनिशिंग सीक्वेंस, आप लोग फाइंड आउट करें ये सीक्वेंस ठीक है कि नहीं। आप इसे चेक करें, देखें, आपको पता लगता है कि सीक्वेंस ठीक है कि नहीं। अब वो कहता है P2 रिक्वेस्ट एंड एडिशनल इंस्टेंस ऑफ C। P2 जो है, ये P2 की बात की है, हाँ जी P2 की, वो कहता है P2 की रिक्वेस्ट 001 की है। अब क्या होगा, अब देखते हैं यहाँ पे P2 की क्या रिक्वेस्ट होगी, 001 की। अब देखें इसे कोई चाहिए, P0 को कोई रिसोर्स चाहिए, नहीं चाहिए, इसकी कोई रिक्वेस्ट नहीं, तो इसके P0 एग्जीक्यूट हो गया। तो इसके पास 010 थे, वो फ्री हो गए, तो इसके पास आ गए। अब देखें, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, अब क्या P1 एग्जीक्यूट हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये रकम छोटी है, ये बड़ी है। क्या P2 एग्जीक्यूट हो सकता है, नहीं हो सकता। अब यहाँ इस वजह से मैं कहता हूँ कि आप बड़ी छोटी रकम ना देखें, आप बल्कि ये देखें इसको कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए। इसे चाहिए C का एक रिसोर्स, लेकिन हमारे पास C का कोई रिसोर्स ही नहीं है। अगर हम बड़ी छोटी के रकम का करेंगे तो देखें ये तो छोटी है रकम बेसिकली, और ये बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने रिसोर्स भी देखने होते हैं। ए का इसे कोई नहीं चाहिए, बी का भी कोई नहीं चाहिए, लेकिन इसे सी का एक चाहिए, और सी का हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। P2 अब एग्जीक्यूट नहीं हो सकता क्योंकि उसे सी का एक रिसोर्स चाहिए, और सी का हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है अभी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास डेडलॉक स्टेट में चला गया। देखें, क्या हम P3 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, नहीं, P3 के ए का एक रिसोर्स चाहिए और ए का हमारे पास कोई नहीं है, हम उसे भी नहीं कर सकते। P4 को कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि उसे सी के 2 रिसोर्स चाहिए और सी का हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है। बात समझ आ रही है बच्चे, कि अब हम देखें डेडलॉक में चले गए हैं, हमारे पास जो जो डिमांड है, रिक्वेस्टें हैं, वो हम फुलफिल नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं, तो अब डेडलॉक हो गया आकर। Can reclaim a resource held by process P0 but insufficient resource to fulfill other process request। कहता है जी अगर हम रिक्लेम करें भी तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमारे पास आप कह लें इनसफिशेंट रिसोर्सेज होते हैं कि हम किसी और की भी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर सकते। क्योंकि देखें P0 ने तो कोई लिया ही नहीं, वैसे भी रिसोर्स ही नहीं लिया, P0 तो वैसे ही 0 पे था, ये देखें। ठीक है, उस वक्त तो हमें कोई रिक्वेस्ट दी नहीं, कोई रिसोर्स दिया ही नहीं। तो कहता है डेडलॉक एग्जिस्ट हो गया कंसिस्टिंग ऑफ द प्रोसेस P1 P2 P3 P4, इनके साथ, ये प्रोसेस के साथ डेडलॉक हमारे पास अकर हो गया। अब वो कहता है अब हम रिकवरी कैसे करेंगे डेडलॉक से। कहता है जी हम कोई ना कोई प्रोसेस को टर्मिनेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। देखें, अब ख़त्म करने का मतलब है उससे आपने जो एलोकेट किए थे वो वापस ले लिए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखें, मैंने P1 को टर्मिनेट कर दिया, सपोज एग्जाम्पल के तौर पर टर्मिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया इसे, तो ये जो 200 इसके पास एलोकेशन थी वो तो मुझे वापस मिल गई। तो अब मेरे पास इधर क्या हो गया, 210, 210 हो गए हैं। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, इसको जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो इसने मुझे सी का एक रिसोर्स दे दिया, और सी के रिसोर्स एक मिलते साथ ही मैं इसको भी एग्जीक्यूट कर सकता था। जैसे 2 मिले तो मैं इसको भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, तो मैं डेडलॉक से बाहर आ सकता हूँ। कैसे बाहर आ सकते हैं, अगर हम किसी न किसी प्रोसेस को अबॉर्ट कर दें, टर्मिनेट कर दें, ख़त्म कर दें। अबॉर्ट वन प्रोसेस एट अ टाइम अनटिल द डेडलॉक साइकिल इज एलिमिनेटेड। कहता है आप उस टाइम तक एक एक प्रोसेस को टर्मिनेट करते रहें जब तक डेडलॉक ना ख़त्म हो जाए। बात समझ आ रही है, कि जब तक डेडलॉक ख़त्म नहीं हो जाता आप एक एक प्रोसेस को ख़त्म करें। ये नहीं करना, एक बार याद रखें कि जी सारे प्रोसेस को हमने ख़त्म कर दिया, नहीं, सारे प्रोसेस को नहीं, वन बाय वन एक प्रोसेस को ख़त्म किया, फिर देखा जी डेडलॉक ख़त्म हुआ कि नहीं, नहीं हुआ, फिर दूसरे को ख़त्म कर दें, फिर भी नहीं ख़त्म हुआ, फिर तीसरे को कर दें। अब ख़त्म हो गया तो अब कोई ज़रूरत नहीं कि आप आगे टर्मिनेट करें। उसके बाद कहता है जी अब ये देखें, हमने
टर्मिनेट किसे करना है, ठीक है, उसके लिए भी तो कोई ना कोई कंडीशन होगी कि यार किसे टर्मिनेट करें किसे नहीं। तो वो कहता है मल्टीपल तरीके हैं, आप कोई भी अप्लाई करके कर सकते हैं किसी को भी टर्मिनेट, प्रायोरिटी की बेस पे टर्मिनेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है, उसको ख़त्म कर सकते हैं। रिसोर्स द प्रोसेस हैज़ यूज, और कौन सा यूज़ कर चुका है उसे भी टर्मिनेट कर सकते हैं। और किस उसके बाद हाउ मैनी प्रोसेस विल नीड टू बी टर्मिनेटेड, कितने हमने टर्मिनेट करने हैं वो भी देखने होते हैं। इस प्रोसेस इंटरेक्टिव और बैच, वो इंटरेक्टिव है या बैच है ये भी हमने देखना होता है। इन शॉर्ट वैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये कोई इस तरह के क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि हम अबाउट टर्मिनेट किसे करेंगे। प्रायोरिटी के बेस पे कर दें, लॉन्ग जो प्रोसेस है उसे टर्मिनेट कर दें, आप उसकी बेस पे कर सकते हैं। अब वो कहता है जी रिसोर्स परमिशन के लिए रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक, ठीक है, तो कहता है सिलेक्टिंग अ विक्टिम मिनिमाइज कॉस्ट, किसी एक प्रोसेस को पकड़ें और उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज कर दें। रोल बैक, रिटर्न टू सम सेफ स्टेट, रीस्टार्ट प्रोसेस फॉर दैट स्टेट, कहते हैं रोल बैक करें, जो उसे चीज़ें पहले दी हुई थी वो वापस ले लें, ठीक है, और दोबारा सेफ स्टेट में चले जाएं। बात समझे, रोल बैक मीन्स उससे सारी परमिशन वगैरह जो दी थी वो आपने उससे ले ली है। सॉरी। उसके बाद स्टारवेशन आ गई। सम प्रोसेस में ऑलवेज बी पिक्ड एज विक्टिम इंक्लूडिंग नंबर ऑफ रोल बैक एंड कॉस्ट फैक्टर, ठीक है, स्टारवेशन भी हमने देखनी होती है। स्टारवेशन अगर आपको याद हो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, स्टारवेशन नहीं होनी चाहिए। स्टारवेशन अक्कर हो जाती है हम जब शेड्यूलिंग करते हैं कुछ ना कुछ। तो कहता है सम प्रोसेस में ऑलवेज बी पिक्ड एज विक्टिम, ठीक है, हम पिक कर लेते हैं विक्टिम के तौर पे, इंक्लूड नंबर ऑफ रोल बैक एंड कॉस्ट फैक्टर, फिर हम रोल बैक करते हैं उन्हें मल्टीपल कॉस्ट फैक्टर की वजह से। तो ये स्टारवेशन भी हमने देखनी होती है रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक रिसोर्स प्रिम्पशन में। तो ये हमारा चैप्टर डेडलॉक वाला ख़त्म हुआ है। कोई तो आप लोग इसको लाजमी पढ़ें, डेडलॉक को लाजमी समझें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। होप आप लोगों को बात समझ आई होगी, कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।